आओ आज अपने इस पहले क्लास में हम और तुम एक साथ कुछ क्षणों के लिए अपनी अपनी आँखों को बंद करें और प्रकृति रूपी ईश्वर को याद करें, उनसे आशीर्वाद लें कि हम ज्ञान के जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले। बीएससी फाइनल ईयर के पहले क्लास में मैं तुम सबका स्वागत करता हूं और आज अपने इस पहले क्लास में मैं तुमको केमिस्ट्री के सिलेबस से थोड़ा सा परिचय कराऊंगा या एक सिस्टम से परिचय कराऊंगा। तुम जानते हो, जैसा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़े होगे, बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री में तुमको थियरी भी पढ़ने है और प्रैक्टिकल भी करना है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं। थ्योरी पेपर्स होंगे, तुम जानते हो, थ्योरी पेपर्स, और प्रैक्टिकल भी होंगे। थ्योरी पे प्रैक्टिकल पेपर तुमको पता है ये 50 मार्क्स का होगा और थ्योरी पेपर ये टोटल 100 मार्क्स का होगा। थ्योरी पेपर को फर्दर हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पेपर 1, पेपर 2, और पेपर 3। तीनों के नाम ऐसे हैं। पेपर 1 को तुम जानते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। पेपर 2 का नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और पेपर 3 इसको फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 मार्क्स का होगा, ऑर्गेनिक भी 33 मार्क्स का होगा और फिजिकल 34 मार्क्स का होगा। तुम ये तीनों नंबर को अगर जोड़ दोगे तो ये 100 नंबर का होता है। तो 100 नंबर का थ्योरी 3 पेपर में और प्रैक्टिकल होगा 50 नंबर का। प्रैक्टिकल को भी ऐसे बांटा गया है कि उसमें कुछ प्रैक्टिकल्स इनऑर्गेनिक से होंगे, कुछ ऑर्गेनिक से होंगे और कुछ फिजिकल से होंगे। कुछ मार्क्स वाइवा में रहता है, कुछ मार्क्स जो हम लोग फाइल लिखते हैं उसमें होता है, सेशनल उसको कहते हैं। कुल मिलाकर के तुम 150 नंबर का केमिस्ट्री एग्ज़ाम दोगे। तुमको इनके नोमेनक्लेचर के बारे में एक और यूं ही जानकारी बता देता हूँ।
जब मैं तुम्हारी जगह में पढ़ता था तो उस समय पेपर 1 फिज़िकल केमिस्ट्री कहलाता था, पेपर 2 इनऑर्गेनिक कहलाता था और पेपर 3 ऑर्गेनिक कहलाता था। फिर ऐसा परिवर्तन क्यों किया गया, उसका भी एक रीज़न है। 1, 2, 3, पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, और उसको रिलेट कर दिया गया इसके नाम के पहले अल्फ़ाबेट से। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला अल्फ़ाबेट आई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला अल्फ़ाबेट ओ है, और फिज़िकल का पहला है पी। अंग्रेज़ी में अगर तुम देखोगे तो आई पहले आता है, इसलिए फर्स्ट पेपर में हुआ, ओ बाद में आता है इसलिए सेकंड पेपर में हुआ, और पी लास्ट में आता है इसलिए थर्ड पेपर हुआ। और इस तरह से उसको एक सिस्टमेटिक रूप दिया गया, तुम कह सकते हो। और अब हम आजकल इस तरह से इसके नोमेनक्लेचर को जानते हैं। पढ़ने का जो हमारा मीडियम होगा वो तो हम बातचीत हिंदी में करेंगे, क्योंकि हम सब हिंदी प्रदेश के छात्र हैं। और कुछ टेक्निकल टर्म्स को और कुछ चीज़ों को मैं इंग्लिश में लिखूंगा, वो थोड़ा सा इजी पड़ता है। तुमसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम कुछ टेक्निकल टर्म्स को इंग्लिश में समझोगे। परीक्षा के लिए तुम्हारे पास फ्रीडम है कि तुम हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो या मिक्स करके लिखो। तो समझने समझाने के लिए हम लोग अपनी भाषा का उपयोग करेंगे, और थोड़ा सा लिखने के लिए कुछ हद तक हम लोग इंग्लिश को यूज़ करेंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि तुम अगर बीएससी के बाद हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे किसी भी सब्जेक्ट में, तो एमएससी में तुमको हिंदी की बुक्स सामान्य रूप से अवेलेबल नहीं होगी, तब उस समय तुमको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग, इसलिए भी अब हम लोग फाइनल ईयर में हो तो थोड़ा सा उससे परिचित होते रहेंगे, ताकि एकदम से परेशानी ना हो। तुम जब कंपटीशन की भी तैयारी करोगे तब भी तुमको थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी इंग्लिश भाषा की, तो बेहतर है कि हम लोग दोनों मिक्स करके चीज़ों को समझें। हम लोग शुरुआत करेंगे पेपर 3 से, फिज़िकल केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। अभी मैं तुमको 3rd पेपर के बारे में एक पूरी जानकारी दे देता हूँ, और इन ड्यू कोर्स 1st पेपर 2nd पेपर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी मैं तुमको 3rd पेपर का सिलेबस तुमको मैं समझा देता हूँ। तुम जानते हो कि हमारा जो तीनों पेपर है वो 5-5 यूनिट में बटा हुआ है। तो जो हमारा 3rd पेपर है फिज़िकल केमिस्ट्री, ये भी
5 यूनिट में बटा हुआ है। पांचों यूनिट क्या क्या हैं वो देखो। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। 5 यूनिट। पाँचों यूनिट का नाम क्या सब है उसको देखो। यूनिट 1 कहलाता है क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 1। यूनिट 2 कहलाता है क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 2। यूनिट 3 कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 1। यूनिट 4 है स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 2 और यूनिट 5 3 हिस्से में बटा हुआ है, 3 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन है थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी के नाम से तुम जानते हो। दूसरा पोर्शन जो बटा हुआ है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और तीसरा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तुम अगर इनके नामों को देखोगे तो खाली नाम देखो पहले। क्वांटम मैकेनिक्स मतलब 2 यूनिट क्वांटम मैकेनिक्स है। स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब 2 यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी है और 5वां यूनिट मिक्स है। मतलब ये 2 यूनिट क्वांटम मैकेनिक्स और 2 यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी। और मैं तुमको एक बात और बता दूं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इनके साथ रिलेटेड है। ये सब रिलेटेड चैप्टर्स। मतलब 3rd पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का 4 यूनिट इंटर रिलेटेड है। तो इसलिए ये 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और न केवल अभी तुम्हारा फाइनल ईयर में, बल्कि अगर तुम में से एमएससी कोई आगे पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि ये चैप्टर्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि एक एक चैप्टर जो तुम अभी एक एक यूनिट के रूप में पढ़ रहे हो वो एक एक पेपर है। 100 नंबर का तुम केवल क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे, 100 नंबर का केवल तुम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे। ऐसा टाइप का कर दिया गया है। तो इसलिए हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि तुम 11th-12th में जो पढ़े होगे केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर में भी लगभग नाम वही सब है। जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, एस ब्लॉक पढ़ते हो, पी ब्लॉक पढ़ते हो, फिजिकल में थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, फेज रूल पढ़ते हो, सॉलिड स्टेट पढ़ते हो, लिक्विड स्टेट पढ़ते हो, गैसियस स्टेट पढ़ते हो। ये सब कहीं ना कहीं तुम 11th ऑनवर्ड्स पढ़ते आ रहे हो, 2nd ईयर तक पढ़े हो। लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं ये थोड़े से अलग भी हैं। खास करके स्पेक्ट्रोस्कोपी तुम्हारे लिए बहुत नया होगा। क्वांटम मैकेनिक्स नाम तो नया लग रहा है, चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि तुम एकदम नए रूप में पढ़ोगे। पर
इसमें हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे वो तुम भली भांति स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। क्वांटम मैकेनिक्स दरअसल और कुछ नहीं है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, परमाणु की संरचना है। तो परमाणु और अणु की संरचना के लिए 2 यूनिट बना दिया गया है। पार्ट 1 में, क्वांटम मैकेनिक्स 1 में हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ते हैं, परमाणु, एटम। और पार्ट 2 में हम लोग अणु के बारे में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स। परमाणु की संरचना, उसका स्ट्रक्चर, और अणु की संरचना, अणु का स्ट्रक्चर। ये इतना इम्पॉर्टेंट है देखो कि तुम 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं आगे बढ़ते चले जाओ, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर एमएससी में जाओगे तो वहाँ भी पढ़ोगे, लेकिन तभी भी ये कंप्लीट नहीं होता है। उसका कारण हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, पर उसका एक जो सिंपल कारण है वो ये है कि अणु और परमाणु इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी आँखों से तो क्या, सबसे स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं। और क्योंकि नहीं देख पाते हैं, इसीलिए उसकी संरचना को जानना, पढ़ना ये थोड़ा कठिन होता है, और इसीलिए अभी तक ये चैप्टर कंप्लीट भी नहीं है। इसके साथ इसका रिलेशन कैसा है ये भी मैं तुमको अभी बता देता हूँ। अभी मैंने बताया कि परमाणु अणु की संरचना इतनी छोटी है, उसके साइज़ इतने छोटे हैं कि हम देख नहीं पाते हैं, तो पढ़ेंगे कैसे फिर? तो पढ़ने इस तरह की चीज़ों को पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक तो हम लोग, कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जिनको हम लोग थ्योरेटिकल साइंटिस्ट्स कहते हैं। थ्योरेटिकल साइंटिस्ट मतलब होता है कि वो लोग थ्योरी ज़्यादा विचार करते हैं। जैसे परमाणु की संरचना पढ़नी है, उनको समझनी है, तो वो मन में, अपने मस्तिष्क में उसका एक कल्पना करते हैं, क्योंकि देख तो पा नहीं रहे हैं, तो एक कल्पना करते हैं, मन में सोचते हैं कि ऐसा होता होगा। कुछ चीज़ों को आधार बना करके, कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को आधार बना करके, जो जानकारी उनके पास उपलब्ध है उनको आधार बना करके वो मन में एक कल्पना करते हैं, उसको हम लोग मॉडल कहते हैं। तो ये मॉडल बनाते हैं, उस मॉडल के आधार पर वो लोग कुछ गणना करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं, फार्मूला बनाते हैं, उनको डिराइव करते हैं, फिर वो फार्मूला के आधार पर कुछ कंक्लूज़न देते हैं कि ये ऐसा होता होगा, इससे ऐसा हो सकता है। तो होता होगा या हो सकता है, जो थ्योरी में वो कह रहे हैं उसको एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करने की कोशिश की जाती है। तो एक्सपेरिमेंट से जो वेरीफाई अगर हम कर पाते हैं, अगर हमारा थ्योरेटिकल रिज़ल्ट, थ्योरी जो कह रहा है वो, और एक्सपेरिमेंट जो कह रहा है वो, अगर दोनों मैच कर जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारा थ्योरी सही है, हमारा मॉडल सही है, या जो वैज्ञानिक ने कहा वो ठीक है। अगर मैच नहीं करता है तो क्या होता है? तो दोनों तरह की बातें हो सकती हैं। थ्योरी में भी गलतियां हो सकती है, उसमें भी शॉर्ट कमिंग्स हो सकती हैं। एक्सपेरिमेंट भी रिफ़ाइन होता चला जाता है, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आते जाते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स भी नए नए आते जाते हैं। तो फिर जब दोनों मैच नहीं करता है तो दोनों तरफ से सुधार करने की कोशिश की जाती है, और इस प्रकार से धीरे धीरे करके हमारा साइंस डेवलप करता है। तो जब हम लोग थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो फिर उसके रिज़ल्ट को वेरीफाई करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये भी मूल रूप से अणु और परमाणु की संरचना से ही संबंधित है, पर ये एक्सपेरिमेंट को बताता है और ये थ्योरी को बताता है। तो इसलिए हमारा ये चारों चैप्टर एक दूसरे से कम्प्लीटली गूथा हुआ है, समझो मिला हुआ है। और हम लोग शुरुआत ही करेंगे पहला यूनिट से, जिसको क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 1 कहते हैं। अभी मैं तुमको, पहला दिन है, मैं तुमको इसके सिलेबस के बारे में पूरा समझा देता हूँ कि इस फर्स्ट यूनिट में तुमको क्या क्या चीज़ को पढ़ना होगा, और उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा हम लोग दूसरे यूनिट्स के बारे में भी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग अब क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे ये क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 1 में जो हमारा यूनिट 1 है, उसमें हम लोग
को सिलेबस के रूप में, जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके रूप में क्या पढ़ना है। इसके पहले कि मैं तुमको सिलेबस को डिस्कस कर दूं, मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई में जो बेसिक फ़र्क है वो ये है कि स्कूल में तुमको एक किताब दे दी जाती है और बोला जाता है कि इस किताब को पढ़ लो। वही किताब तुम्हारा सिलेबस है, उसके सारे चैप्टर्स तुम्हारे सिलेबस हैं, उसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। पर कॉलेज में ये सिस्टम नहीं है। कॉलेज का जो बुक है वो तुम्हारा सिलेबस नहीं है। तुम्हारा सिलेबस कहाँ है? तुम्हारे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जो दिया हुआ है सिलेबस लिखा हुआ है वही एक्चुअली में तुम्हारा सिलेबस है और तुमको उसको पढ़ना है। हो सकता है कि जो सिलेबस तुमको यूनिवर्सिटी ने प्रेस्क्राइब किया है उसके कुछ चीज़ें या बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे पास जो बुक्स अवेलेबल हैं उस बुक्स में वो चीज़ें मिल भी सकती हैं और नहीं भी मिल सकती हैं। अगर है तो अच्छी बात है, तुम उस किताब से पढ़ लो। अगर नहीं है तो तुमको दूसरी बुक्स कंसल्ट करनी पड़ेगी, इंटरनेट कंसल्ट करना पड़ेगा, तो तुमको उस मटेरियल को कहीं से भी ढूंढना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि किताब जो लिखी जाती है कॉलेज में वो किसी एक यूनिवर्सिटी को या उसके सिलेबस को ध्यान में रख करके नहीं लिखा जाता है। वो ढेर सारे यूनिवर्सिटी के अलग अलग सिलेबस होते हैं और सबको मिला करके लिखने वाला जो राइटर होता है वो एक कंपाइल्ड करता है और फिर वो अकॉर्डिंगली उसको लिखता है। तो हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी की कुछ चीज़ें उसमें मिले, कुछ चीज़ें ना मिले। तो इसलिए तुम अपने सिलेबस को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना, उसको देख लेना। मैं भी वहीं के सिलेबस को डाउनलोड करके अभी मैं तुमको लिख दूंगा और तुम सबसे पहले अपने सिलेबस को देखोगे। दूसरा काम तुम क्या करोगे? सिलेबस को पढ़ने के बाद, सिलेबस को देख लेने के बाद तुम पढ़ने से पहले उस सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस को तुम देख लेना। क्योंकि पढ़ने का हमारा दो उद्देश्य है, एक तो हम ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं और एक एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं, और दोनों चीज़ ज़रूरी है। अगर तुम केवल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर नहीं लाओगे तो तुम्हारे कैरियर के लिए वो अच्छी बात नहीं है। इसके विपरीत अगर तुम रट्टा मार करके किसी भी तरह से ज़्यादा नॉलेज लिए बिना अगर परीक्षा में ज़्यादा नंबर ले आते हो तो कंपटीशन में तुमको उसका भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई नॉलेज नहीं है। तो हमको दोनों रूपों में अपने आप को देखना पड़ेगा। हम थोड़ा नॉलेज के लिए भी पढ़ेंगे, थोड़ा एग्जामिनेशन पर्पस से भी पढ़ेंगे, और तब जा कर के हमारे कैरियर के लिए वो अच्छा होगा। तो तुम सिलेबस को देखोगे, मैं अभी लिख दे रहा हूँ। तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी देख सकते हो, अगर मिलेगा तो ठीक है, और नहीं तो जो हमारे पास अनसॉल्व्ड पेपर्स होते हैं तुमको सीनियर से मिल जाएंगे या मार्केट से ले लेना। अनसॉल्व्ड पेपर से तुम क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उनको तुम देख लेना, और तुम पहले ही एक आइडिया लगा लेना कि ये चीज़ पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है, उसका एक प्रीवियस आइडिया तुमको रहेगा। और ये सभी सब्जेक्ट के लिए तुमको मैं बोल रहा हूँ। तब जो तुम्हारे टीचर्स तुमको पढ़ाएंगे तब तुम उसको रिलेट कर पाओगे, तत्काल रिलेट कर पाओगे कि अरे ये तो मैं देखा था, ये तो यूनिवर्सिटी में उस ईयर में पूछा था, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। तब तुम उसके साथ में सिंक्रोनाइज हो पाओगे और वो तुमको फ़ायदा देगा। अभी मैं तुमको यूनिट 1 का सिलेबस को लिख देता हूँ।
फिजिकल केमिस्ट्री पेपर 3 यूनिट 1 क्वांटम मैकेनिक्स 1। इसमें तुमको पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, डी ब्रॉगली आइडिया ऑफ मैटर वेव्स, डी ब्रॉगली आइडियाज ऑफ मैटर वेव्स एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। Heisenberg's uncertainty principle, sinusoidal wave equation, sinusoidal wave इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट में है ऑपरेटर्स, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, और लैप्लेसियन ऑपरेटर। उसके बाद यह पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। और फिर है एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। उसमें एप्लीकेशन है पार्टिकल इन एन वन
वन डायमेंशनल बॉक्स, उसके बाद हाइड्रोजन एटम, सेपरेशन इनटू 3 इक्वेशंस, और फिर रेडियल वेव फंक्शंस एंड एंगुलर वेव फंक्शंस। अब देखो, इतनी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दिया, इतना टाइम देकर के मैंने क्यों लिखा, ये भी एक प्रश्न है। तुमको मन में आ रहा होगा कि क्या सर इसको लिख रहे हैं, ये तो किताब में भी लिखा हुआ है, ये तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी है, डाउनलोड करके हम देख भी सकते हैं, तो फिर इतना टाइम इसमें क्यों दे रहे हैं। इसको लिखने के पीछे मेरा पर्पस है। पर्पस ये है और मैं तुमको ये भी बता दूं कि तुम जब भी क्लास करने के लिए बैठो, खास करके ये जो वीडियो लेक्चर्स बन रहे हैं या ऑनलाइन क्लास होगी या लाइव क्लास होगी, जो भी होगी, मतलब फिज़िकली हम और तुम आमने सामने क्लासरूम में वैसे नहीं बैठे रहेंगे जैसा पिछले वर्षों तक बैठते रहे हैं। ये हमारे लिए भी तुम्हारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं तुम्हें एक सजेशन दे रहा हूँ कि तुम इसको लाइटली मत लेना। लाइटली इन द सेंस कि घूमते फिरते और गपशप मारते हुए वीडियो देख रहे हैं और कभी भी कुछ कर रहे हैं, तुमको कोई फ़ायदा नहीं होगा और तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल उसी गंभीरता से, बल्कि उससे ज़्यादा गंभीरता से तुम जब भी तुमको समय है तब तुम वीडियो देखो, तब तुम लेक्चर सुनो, लेकिन जब सुनो तो पूरे सीरियसनेस के साथ सुनो, पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनो, पूरे गंभीरता से लो। और हमेशा तुम्हारे पास एक कॉपी और एक पेन साथ में होना चाहिए ताकि तुम चीज़ों को लिख सको, जो भी इम्पोर्टेंट बातें रही तुम उसको नोट्स बना सको, लिख सको, क्योंकि बहुत चीज़ें हम माइंड में याद नहीं रख सकते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं और फिर जब हम उसको कभी रिवाइज़ करते हैं, कभी देखते हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें याद आने लग जाती हैं स्वतः, जो कभी हमने सुना था लेक्चर में या सर ने सुनाया था या कहा था। लेकिन अगर तुम वो छोटे छोटे पॉइंट्स को भी याद नहीं रखोगे तो फिर तुम उनको रिकॉल नहीं कर पाओगे। दूसरी बात यह है कि जब हम यहाँ लिख रहे होते हैं, जब मैं यहाँ लिख रहा होता हूँ, तो देखो पहले क्या था, साइकोलॉजिकली सोचो कि ये बोर्ड पूरा ब्लैंक था, मैंने एक एक वर्ड लिखा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मैं कहते गया, लिखता गया, तो चीज़ें तुम्हारे पास डेवलप हो रही हैं। तुम अगर ध्यानपूर्वक केवल सुनोगे और एक बार इसको लिख लोगे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे तुम अगर लिखते जाओगे कंसंट्रेशन के साथ, तो एक ही बार में तुमको समझ में आ जाएगा कि तुमको पढ़ना क्या है। ये संभव है कि बहुत सारे शब्द तुम्हारे लिए नए हैं तो तुम्हारे माइंड में भी वो रहेंगे नहीं, जैसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम, लैप्लेसियन ऑपरेटर, पोस्टुलेट्स, ये सब शब्द तुमने कभी नहीं सुना होगा। तो ये मैं तुमको नहीं कर रहा हूँ कि तुमको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ और वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं इसको धीरे धीरे करके डेवलप करता हूँ, लिखते जाता हूँ, एक एक वर्ड तुम्हारे पास आंखों के सामने बनते जा रहे हैं, तुम उनको अगर उतारते जाओगे और ध्यान से सुनते जाओगे तो ये तुमको बहुत फ़ायदा देगा। तुम इनसे परिचित हो जाओगे और पढ़ लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, किताब में तो दिया ही हुआ है। ये सारी चीज़ें सुनने में बहुत आसान लगती है पर आदमी सामान्यतः उनको करता नहीं है, इसलिए तुम इनको सीरियसली देखो कि मैंने 3 हिस्से में इसको लिखा है, सिलेबस को मैंने 3 हिस्से में लिखा है, जानबूझ करके लिखा है। ये जो पहला हिस्सा है इसमें बहुत सारी चीज़ें तुमने 11th 12th में पढ़ी होगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन,
प्लांक लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग, ये सब तुम्हारे पढ़े हुए हैं। तुम 11वीं की बुक से एक बार रिफ्रेश हो सकते हो, देख सकते हो उनको। इनको डिटेल में हमको अभी पढ़ना है, इनका मैथमेटिकल डेरिवेशन करना है, इनका थोड़ा ज़्यादा डिटेल समझना है। और तुम सोचो कि ये सब तुमको MSc में भी रहेगा, फिर तुमको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल वहाँ पर पढ़ना होगा। तो ये तुम्हारे लिए पढ़ा हुआ है, पर हमको डिटेल पढ़ना है, तो फिर से स्टार्ट करेंगे। ये इधर से उधर जो भी लिखा हुआ है तुम्हारे लिए एकदम नया होगा। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल रूप है। ऑपरेटर्स हम लोग इन ड्यू कोर्स पढ़ेंगे, उसमें 3 प्रकार के ऑपरेटर तुमको दिया हुआ है, 1-2 मैं और समझा दूंगा। हैमिल्टोनियन, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, लैप्लेसियन ऑपरेटर, ये ऑपरेटर क्या चीज़ है, ये सब क्या है, ये तुम्हारे लिए एकदम नया होगा इस बार। उसको हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे। उसी तरह से ये आइगन वैल्यूज़, आइगन फंक्शन, क्वांटम मैकेनिक्स का पोस्टुलेट्स क्या है, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फाइनली हमारे पास तीसरा सेक्शन है इस चैप्टर का, श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। दरअसल ये पूरे यूनिट का यही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ना है। इसको पढ़ने, इसके एप्लीकेशन को समझने के लिए इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो हम लोग श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन समझेंगे क्या चीज़ है, कैसे उसको डेवलप करते हैं, उसका एप्लीकेशन को देखेंगे। मुख्य रूप से 2 एप्लीकेशन तुमको दिए हुए हैं। एक है पार्टिकल इन ए 1 डायमेंशनल बॉक्स, और दूसरा दिया हुआ हाइड्रोजन एटम। उसका एक पोर्शन केवल है तुम्हारा सेपरेशन इनटू 3 इक्वेशंस, और फिर उसी से रिलेटेड है रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। तो कुल मिलाकर के इतनी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। मैं समझता हूँ कि आज के क्लास के लिए हम यहीं पर इसको स्टॉप करेंगे। आज के क्लास में हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमको कैसे कैसे करके 3 पेपर्स बटे हुए हैं, उनमें क्या क्या पढ़ना है। 3rd पेपर से हमने स्टार्ट किया, 5 यूनिट के नाम हमने देखा। हमने ये भी देखा कि 4 यूनिट उसमें इंटर रिलेटेड है, 2 यूनिट क्वांटम मैकेनिक्स और 2 यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी है, पर चारों चैप्टर एक दूसरे से लगे हुए हैं और एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। फिर हमने देखा कि पहला यूनिट से जो हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 1, दरअसल वो परमाणु की संरचना के बारे में है, और उसमें हमको इतनी सारी चीज़ें को पढ़नी है। मटेरियल के रूप में जो बुक्स तुम्हारे पास अवेलेबल हैं तुम उनको पढ़ लेना। मैं इन ड्यू कोर्स कुछ और अच्छी बुक्स तुमको प्रेस्क्राइब कर दूंगा, उनको भी तुम पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। आजकल हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत अच्छा साधन है इंटरनेट। ढेर सारे अच्छे लेक्चर्स तुमको उसमें मिलेंगे, तुम उन लेक्चर्स को पढ़ सकते हो, क्वेश्चन आंसर मिल सकता है, तुम जो भी चाहो वहाँ से ढूंढ सकते हो। बस ये है कि इंटरनेट का हमको सही उपयोग, पॉजिटिव उपयोग, क्रिएटिव उपयोग करना चाहिए। और मटेरियल भी तुमको, जो भी मटेरियल तुमको बुक में नहीं है, एक तो मैं यहाँ पर सब चीज़ को मैक्सिमम डिटेल में समझा ही दूँगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो क्लास हम यहाँ पर कर रहे हैं वो अपने आप में लगभग कंप्लीट रहे, तुमको और इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत ना पड़े। पर अगर तुमको लगता है कि हमको कुछ और चाहिए या सर कंप्लीट नहीं किए हैं, तो तुम्हारे पास कोई परेशानी नहीं है। इंटरनेट में एक से एक तुमको मटेरियल मिल जाएगा, PDF फॉर्म में मिल जाएगा, लेक्चर्स के रूप में मिल जाएगा। तुम जैसा चाहो वैसा आजकल पढ़ सकते हो। बस यही है कि तुम थोड़ा टाइम दो, चीज़ों को समझो। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये नया सेशन जो इस प्रकार से स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम और तुम मिल कर के एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो क्रिएटिव हो, जो काम कर सके, जिससे हम दोनों को फ़ायदा हो सके और हम दोनों अच्छी तरह से आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट क्लास के लिए तुम पढ़ करके आओगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पढ़ने का भी तरीका मैंने पिछले वर्षों में भी तुम्हें समझाया है, फिर अभी भी बता देता हूँ कि अच्छी तरह से हम चीज़ों को पढ़ें, पढ़ाएं, समझें। इसके लिए कई स्टेप्स ज़रूरी हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो टॉपिक तुम लेक्चर अटेंड करने जा रहे हो उसको एक बार घर में पढ़ लो। जैसे मान लो कि मैं कल तुमको ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ाऊँगा, तो तुम आज उसको एक बार पढ़ लो। तुमको समझ में आए अथवा ना आए, लेकिन एक बार उसको सीरियसली ज़रूर पढ़ो।
हो सकता है तुमको 10% ही समझ में आए, 90% नहीं समझ में आए, कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, पर पढ़ने की ज़रूरत है। एक बार पढ़ करके आ जाओ, फिर यहाँ पर लेक्चर होगा तो तुमको बहुत सारी चीज़ें वो समझ में आ जाएंगी जो कल तुम जब घर में अपने से पढ़ रहे थे तो तुमको नहीं समझ में आई थी, तो तुमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उस थोड़े से मेहनत के कारण तुमको कई गुना अधिक फ़ायदा होगा। और फिर जब मैं एक बार तुमको लेक्चर दे दूंगा, तुम उनको पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो फिर एक बार तुरंत फिर रिवाइज़ करना, तो 3 स्टेज हो जाएगा। मेरे पढ़ाने से पहले, मेरे पढ़ाने के समय और मेरे पढ़ाने के बाद। अगर तुम कंटिन्यूअसली इन 3 स्टेप को अगर फॉलो करोगे तो फिर चीज़ें तुम्हारे ग्रिप में आ जाएंगी, आसानी से समझ में आएगा। और फिर उसके बाद भी जो दिक्कत रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि सबके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकें। तो एक बार फिर से अपने पहले क्लास में मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अच्छे से क्लास कर पाएंगे। तुम कल इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ करके आना। थैंक यू।